प्यारे बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो चैप्टर वन आएगा तो फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, है ना। चैप्टर वन अच्छे से नहीं आएगा तो फ्यूचर हमारा सेफ नहीं रहेगा। तो इसको बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। देखो मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप अभी यहाँ पर हो तभी इसको सीख पाओगे। अभी यहाँ पर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बैठे हुए हो। तुम्हारा शरीर यहाँ पे है तो आत्मा मन सब यहीं पे होना चाहिए। अगर यहाँ पर सिर्फ शरीर है तो कभी नहीं सीख पाओगे। थोड़ी सी तकलीफ़ होगी स्टार्टिंग में, उस तकलीफ़ को सहना, सहते सहते एक समय ऐसा आ जाएगा सहने की आदत हो जाएगी। आदत जैसे अगर कोई बंदा एक दिन एक्सरसाइज करे तो बॉडी में पेन होता है, अगर डेली एक्सरसाइज करे तो बॉडी में पेन कभी नहीं होता। फिर लगता है कि अरे भाई ये तो आम बात है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। अगर आप अपने मन को तन को यहाँ पे रखने वाले हो तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। इस चैप्टर को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर इतना भी नहीं कि हम समझ ना पाए, ठीक है। तो बिल्कुल फोकस होकर इसको समझते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, जो मैंने ज्ञान दिया उस ज्ञान को अपने पास रखना। अच्छा, एक और छोटी सी बात, बड़ी प्यारी बात आपसे बोलने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ सक्सेस। समझ में आया? स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ सक्सेस। जो धीरे धीरे सीखते हैं ना वही सबसे फास्ट होता है, लेकिन जल्दी जल्दी सीखते तो बेकार है। बात नहीं समझे? धीरे धीरे सीखोगे वही तुम्हारे लिए फास्ट है। ज़्यादा फास्ट मत करना। ये थॉट बड़ा अच्छा लगा मेरे को, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि जो हम धीरे धीरे सीखते हैं वही हमारे लिए फास्ट है, क्योंकि वही हमारे काम आएगा, है ना। ठीक है, मेरी बात सुनो। अब छोटी छोटी बातें देखो। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ना ब्लाइंडली मेरे नोट्स पे बिलीव करना है, ब्लाइंडली मुझ पे बिलीव करना है। जो मैं करा रहा हूँ उसको करना है। अगर मेरा अच्छे से तुम्हें आ गया, जो मैंने लिखवाया है कॉपी में, अगर एक बार आप वो अच्छे से सीख गए, उसके बाद आप चाहो तो अपना एक्स्ट्रा कहीं से भी पढ़ो। तुम्हें यूट्यूब से पढ़ना है, अनअकैडमी से पढ़ना है, इंटरनेट से पढ़ना है, जहाँ मर्जी से पढ़ना है, किसी बुक से पढ़ना है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेन मुद्दा ये कि तुम सीखो, लेकिन पहले उसको पक्का करेंगे जो मैंने बताया। वो पक्का हो गया, अच्छे से आ गया, दिल दिमाग में बैठ गया, तो तुम एक्स्ट्रा पढ़ो। लेकिन अगर तुम इसको ही पक्का नहीं कर पाए, फिर तुम वहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, उस बुक से पढ़ो, उस बुक से पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं। देखो एक ही तरीका है, एक बुक को 100 बार। तो कामयाब कौन होता है? जब एक ही कॉन्सेप्ट को 100 बार पढ़िया, ऐसे कह लो, एक बुक को, जो इंसान एक बुक को 100 बार पढ़ता है ना वो कामयाब हो जाता है। पर जो इंसान 100 बुक पढ़ता है वो कभी कामयाब नहीं होता। आजकल कामयाबी का एक ही तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास, एक चीज़ है, उसको बार बार पढ़ूंगा, परफेक्ट हो जाऊंगा। बात समझ में आया? लेकिन अगर मैं सोचूं कि भाई नहीं मैं 100 बुक पढ़ लेता हूँ, बहुत ज्ञानी हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप 100 बुक को क्या याद कर पाओगे, रख पाओगे मन में? नहीं। फ़िलहाल अभी के लिए तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं। तो अभी तुम्हें एक ही चीज़ को 100 बार पढ़ना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको 100 बार पढ़ना है बस। ये नहीं कि यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, पढ़ते ही रह जाओगे बस, कुछ होगा नहीं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं स्टार्ट। जैसा कि चैप्टर मैंने लिखा है, वेरी फर्स्ट चैप्टर है ये, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए ये कुछ कह रहा है कि चैप्टर 1 में ना बच्चों को ऐसा करो, आप कुछ बेसिक बातें बता दो। ये बेसिक बातें जीवन भर चलेगी, हमेशा चलता रहेगा। जब जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये इस्तेमाल होगा। जब जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, आज कल BSc MSc मास्टर्स PhD जो मर्जी कर लो, तब तक ये बातें आएगी। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है। क्या ये बेसिक? अगर किसी ने काउंटिंग नहीं बनाई होती 1 2 3 4, तो क्या अभी तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब सीख पाते क्या? सब इसी पे बेस है ना। बेस हमारा कौन है? काउंटिंग। काउंटिंग से मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जो मर्जी कर लो, ये पूरी मैथमेटिक्स बना दी हमने। तो अगर काउंटिंग ही नहीं होता तो आगे काम हो ही नहीं पाता। वैसे ही क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर इस बेसिक बातों को हम नहीं सीखेंगे तो आगे हमारा काम होगा ही नहीं। अच्छा, कई सारे बच्चे इस चैप्टर को मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। NCERT में इसका नाम लिखा हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पर इसी को हम मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। कि यहाँ तक बात तुम्हारे दिल दिमाग में चली गई तो अच्छी बात है, वरना धीरे धीरे सीख जाओगे। अब देखो कहानी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आगे। अब कहानी को समझना, चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे। अच्छा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ना मैं चाहता हूँ आपको सबसे पहले बताना कि भाई केमिस्ट्री क्या होता है। देखिए बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं पता।
और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को। देखिए केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, तो आप बोलोगे साइंस की एक ब्रांच है, जैसे फिजिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, बायोलॉजी होता है, वैसी केमिस्ट्री है। ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से ठीक है, पर केमिस्ट्री का खुद का भी एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। भाई केमिस्ट्री की भी परिभाषा है, तो क्या परिभाषा है, तो बोला गया देखो इट इज़ अ साइंस ऑफ व्हाट, साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम मॉलिक्यूल के साइंस को हम बोलेंगे केमिस्ट्री। देखो ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत लेट हो, ठीक है ना। बच्चे पढ़ना अप्रैल से स्टार्ट कर देते हैं, मार्च से स्टार्ट कर देते हैं, जब वो 10th से 11th में जाते हैं, और अभी हम जुलाई में है ना। तो आप समझ सकते हो कि आप ऑलरेडी लेट हो, तो हम इसमें ज़्यादा फिलॉसफी नहीं देंगे आपको वो काम देंगे, वो चीज़ें देंगे जिससे आपका एग्ज़ाम में मार्क्स आए और आपको नॉलेज मिले। बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल मतलब फिलॉसफी नहीं देंगे, बात समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के क्या है कि साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी जब भी मैं एटम और मॉलिक्यूल के साइंस की बात करूँगा तो हम बोलेंगे हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैंने बोला कि भाई देखो, मैंने कहा कि सोडियम का एटम है, केमिस्ट्री। बात समझ, मैंने कहा पानी का मॉलिक्यूल है, केमिस्ट्री। एटम और मॉलिक्यूल की बात करें तो केमिस्ट्री, बात खत्म। स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अच्छा, अब छोटी छोटी बातें। अगला ये है कि ठीक है, आपने बताया केमिस्ट्री क्या है, आप ये बता दो कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। भैया आप हमें केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमने साइंस लिया, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, ऐसा क्या कर लूँगा मैं इसको पढ़ के, है ना। तो देखो दो बातें। सबसे पहली बातें तो ये है कि तुम है ना अच्छा स्कोर कर लोगे। अच्छा, इसके लिए पढ़ रहे क्या, नहीं, स्कोर अच्छा कर लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। चलो सब कुछ छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि तुम 12th में चले जाओगे पास होके, 11th से पास होके 12th में चले जाओगे, इसलिए तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी है। चलो ये तो मजाक वाली बात है। मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि आपको केमिस्ट्री से क्या क्या मिलने वाला है। केमिस्ट्री से आप सीखोगे, देखो मैं बोल रहा हूँ, लाइफ इज़, लिख दे रहा हूँ मैं, लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट केमिस्ट्री, विदाउट केमिस्ट्री। सर इतनी बड़ी बात बोल दी आपने। अच्छा, लाइफ नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए मॉडर्न लाइफ। देखो मॉडर्न लाइफ, जो आज की लाइफ स्टाइल है मॉडर्न, इसको बोलते हैं मॉडर्न लाइफ स्टाइल, इसको बोलते हैं मॉडर्न लाइफ स्टाइल, है ना। देखो अब मैं डिजिटल बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बात समझ पा रहे हो, एसी के अंदर बैठे हुए आप लोग, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, तो ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल है ना, है ना। आप आइसक्रीम खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, एकदम क्या कॉकटेल बना देते हो, आइसक्रीम में ये डाल दिया, ओरियो डाल दिया, शेक डाल दिया, दूध डाल दिया, आम डाल दिया, ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल है। तो मैंने कहा कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल इज़ इनकम्प्लीट, ये लिखा है इनकम्प्लीट विदाउट केमिस्ट्री, ये लिखा है विदाउट, ध्यान रखना। मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी सर आपने बोला कि मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, और इम्पॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री मतलब क्या महत्व है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है लाइफ में, हमारे लाइफ में क्यों पढ़े हम इसको। उसके लिए मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि बेटा बिना केमिस्ट्री के मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी ही नहीं सकते। आप भूल जाओ, आप मॉडर्न लाइफ स्टाइल को जी ही नहीं पाओगे। बात समझ पा रहे हो, आप ना मर जाओगे आज के टाइम पे, आप 20 दिन या 25 दिन 50 दिन के अंदर मर जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं। आज के टाइम का पानी इतना गंदा है कि तुम्हारा खेल ख़त्म। हर किसी के घर में कौन क्या लगा होगा, आरओ, रिवर्स ओस्मोसिस बोलते हैं उसको, वो केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे, पढ़ा है आरओ, पानी को फिल्टर करने का तरीका। तो देखो आज के टाइम पर जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, जो आज की हमारी जीवन शैली है, जो हम इस शहर में रह रहे हैं, कितना पॉल्यूशन है, कितना कुछ है, जो हमें ज़िंदा रखती है मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, ज़िंदा रखने के लिए भी और मज़े के लिए भी। अब देखो कोई ड्रग्स सूंघ रहा है, आज के टाइम पे लोग ड्रग्स सूंघते पता नहीं क्या करते। तो जो ड्रग्स है वो बन कैसे रहा है, एक्चुअली में तो दवाई है। एक्चुअली में जो ड्रग्स है वो भी केमिस्ट्री लैब में बनता है, पता आप लोगों को। अरे मैं नहीं सूंघता भाई, ऐसे करने का मतलब थोड़ी ना कि मैं डेली ले रहा हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा था। तो देखो जो मज़े के लिए अल्कोहल, दारू पीते ना, तो जो दारू पीते हो आप, वो आंखों से लग रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, जो दारू पीते हो, दारू वो कहाँ से बन के आ रहा है, केमिस्ट्री से ही तो बन के आ रहा है भाई। यानी सोचो ना, बात को समझो, बात को फील करो कि बिना केमिस्ट्री के मॉडर्न लाइफस्टाइल तो पॉसिबल नहीं है। हमें फिर वैसे नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा जो गांव देहात के लोग अभी जी रहे हैं, जो बहुत ही देहात में है ना। तो आप और एग्जांपल समझो। देखो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखो पहले के टाइम पर ये था कि मान लो किसी इंसान को मलेरिया
जैसे मलेरिया, मलेरिया जानते हो? मलेरिया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, बुखार हो गया तो गया, ठीक है। यहाँ बुखार हुआ, वहाँ पर अर्थी सज रही है, घर वाले रेडी है, चलो भैया अब तो गया ये, कोई ठीक है, खेल खत्म। लेकिन अब देखो बुखार होता है, हम कहते चल तेरी ये छोटी मोटी बात, ऐसे कहते नहीं कहते? ऐसा क्यों हो रहा है? आजकल बुखार को हम भाव नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री की हेल्प से हमने क्या बना लिया? हमने दवाई बना ली, पैरासीटामोल बना लिया, हमने एंटीपायरेट्स बना लिए, बहुत सारी चीज़ें बना ली। पहले किसी का टेम्परेचर हो जाए 102, 103 तो बस अर्थी सजनी तैयार है, ठीक है गया ये, 104, 105 पे ठीक है, खेल खत्म। आज के टाइम पर क्या है, ऐसी ऐसी इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं हमारे पास जो केमिस्ट्री ने हमें दिया है कि हम लगाएंगे उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? पहले के टाइम पर कुछ भी हो, मतलब चांस था कि बंदा मर जाएगा। पहले ज़्यादातर लोग बुखार से मरते थे, बुखार हुआ खेल खत्म। पहले के लोग क्या करते थे, अपने घर में 5-5 बच्चे पैदा करते थे, उनको पता था कि 3 तो निकल लेगा, 3 को बुखार आएगा, 3 चला जाएगा, 2 तो रहेगा। अरे यही हकीकत है, तुम्हें मजाक लग रहा है? अपने इतिहास को जानोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें पता लगेगा कि पहले की छोटी मोटी बीमारियों से लोग मर जाते थे। एक टाइम ऐसा आया था कि एवरेज ह्यूमन लाइफ 40 साल हो गई थी। तुम्हें लगता होगा कि नहीं पहले के लोग 100 साल जीते थे, नहीं भाई, बीमारियों के दौर में एवरेज लाइफ 40 साल था लोगों को। अपने देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो अंग्रेज देश में आने से डरते थे, अंग्रेज देश में आने से डरते थे, बड़े बड़े ऑफिसर तो आते ही नहीं थे, कहते थे कि वहाँ पर भाई मलेरिया हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, मर जाएंगे, है ना। इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में पहले मलेरिया बहुत होता था, बहुत। आप हिस्ट्री को पढ़ना, कभी हिस्ट्री की बुक में होती है ये। तो मलेरिया का बड़ा खौफ था, अंग्रेज लोग आते ही नहीं थे कि वहाँ मलेरिया हो जाएगा, हम मर जाएंगे, क्योंकि उसका दवाई नहीं था। और आज के टाइम पे देखो मलेरिया है तो तू बच जाएगा बेटा, चांस है तू बच जाएगा। तो देखो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस मैंने बोला, तो वी कांट इवन इमेजिन, है ना, अ गुड लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। अच्छा, आप बाथरूम में जब नहाने जाते हो तो आप सोचो किसका यूज़ करते हो? साबुन शैम्पू का यूज़ करते हो? किससे बन के आ रहा है? केमिस्ट्री से बन के आ रहा है, केमिस्ट्री लैब से बन के आ रहा है। अगर आज के टाइम पर तुम साबुन ना लगाओ तो तुम्हें ऐसा चिकना तेल सा फील होगा, अजीब सा फील होगा, मैलपन सा फील होगा, होता है ना ऐसा। आप सोचो सिर्फ पानी से नहा लूँ तो फिर नहाया हुआ लगेगा ही नहीं। मॉडर्न लाइफ स्टाइल पता ही नहीं लगेगा भाई कि क्या चल रहा है। अच्छा सब कुछ छोड़ो, जब तुम अगर किसी के घर में शावर है तो शावर से नहा लेगा, ऐसे खोलेगा, शावर से नहा लेगा। लेकिन ज़्यादातर जनता होती है मिडिल क्लास, पानी भी बचाती है और बाल्टी और मग्गे से नहाती है। जो बाल्टी तुम्हारे घर में है वो किस चीज़ का है बताओ? प्लास्टिक। जो मग्गा तुम्हारे घर में है किस चीज़ का है? तो देखो भाई प्लास्टिक कहाँ से बन के आ रहा है? अब भंडारा है, भंडारा प्लास्टिक केमिस्ट्री से बन के आ रहा है भाई, सिंपल सी बात। अब भंडारे में जो तुम पन्नी लेके जाते हो भाई, भर दो, हैं सब्जी भर दो, पूरी भर दो, ये भर दो, अरे वो पन्नी कहाँ से आ रहा है भाई? केमिस्ट्री से आ रहा है ना। तो लाइफ में सब कुछ, जितनी बीमारियों की दवा है सारी केमिस्ट्री से आ रही है। अब देखो पहले ऐसा था कि जैसे कि मान लो कोई बंदा पेपर में फेल हो गया, उदास है, तो जाएगा छत से कूद जाएगा, छत से कूद जाएगा, या फिर खेत में जाके पोटास खा लेगा, पोटेशियम, तो चूहे मारने की दवा खा लेगा खेत में जाके, कुछ ना कुछ। मतलब पहले का बता रहा हूँ मैं, पहले के लोग ऐसे थे कि अगर उनको डिप्रेशन है तो 10 दिन 5 दिन बाद वो मर जाते थे। मेरी खुद की जो चाची थी उनको भी डिप्रेशन था, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। लेकिन आज के टाइम पर क्या है कि अगर देखो लग रहा है कि भाई इसमें गड़बड़ है, डिप्रेशन है, तो ले गए भाई एक, या कोई चुपके से पानी में मिला देते हैं, ऐसी उसको बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर्स, दवाई होती है। जैसे पता लग गया कि ये मेरा बच्चा है या मेरे फैमिली का है, इसको बहुत टेंशन है, डिप्रेशन है, चुपके से पानी में मिला के पिला दूंगा। अब तो डांस करेगा, कहेगा वाह भाई क्या जीवन है, यही तो जीवन है ना। ऐसे ऐसी हमारे पास दवाइयाँ हैं। सुसाइड के रेट कम हो गए, कई लोगों को बहुत ट्रेजेडी हो जाती है, नींद नहीं आती, तो नींद के लिए भी दवाई है हमारे पास। वैसे दवाई नींद की लेनी नहीं चाहिए, हैबिट लग जाती है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत कुछ है हमारे पास। तो ये जो केमिस्ट्री है, इसके बिना मॉडर्न लाइफस्टाइल तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अब देखो हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, आप बोलोगे सर 150 करोड़ 160 करोड़, अब मैं बोल रहा हूँ लोग 100-200 पैदा हो गए और बढ़ गए, है ना। तो हर सेकंड वो बढ़ रहा है ना, हर सेकंड क्या हो रहा है, हर सेकंड पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उनकी पेट भरने के लिए भोजन की ज़रूरत है। अब तो सब तो गांव छोड़ के दिल्ली भाग रहे, तो फार्मर है, अब फार्मर तो कुछ ही बचे हुए हैं ना। अब जो फार्मर है भाई उनको अब पूरे देश को पालना है, अब कैसे पाला जाए?
कीड़े खा गए, ये भी दिक्कत है। अगर हमारे खेत को कीड़े लग गए तब तो और दिक्कत है। तो कीड़े मारने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम? केमिस्ट्री। क्या यूज़ कर रहे हैं? कीटनाशक। बात समझ रहे हो? पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, कीटनाशक। अच्छा वो भी छोड़ो, अब एक आम का पेड़ है, 40 आम देता है, खाने वाले 400 लोग हैं, ले इंजेक्शन डाल दिया, ले भाई, अब वो 50 आम देगा, 100 आम देगा। या हमने फर्टिलाइज़र से यूज़ करा खेती को बढ़ाने के लिए, फर्टिलाइज़र भी केमिस्ट्री के रूल से बना रहे। तो भाई केमिस्ट्री के बिना मॉडर्न लाइफस्टाइल तो आप जी ही नहीं सकते। आप कुछ भी इमेजिन कर लो, कुछ भी इमेजिन कर लो, आप सोचो, कुछ भी इमेजिन कर लो, आप केमिस्ट्री से घिरे हुए हो। वट एवर इज़ अराउंड यू इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री। कुछ भी देख लो, है ना, एवरीथिंग इज़ अबाउट केमिस्ट्री, है ना, सब कुछ केमिस्ट्री के बारे में ही है। तो इस प्रकार से मैंने आज थोड़ा सा फिलॉसफी दे ही दिया कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर की हम गहराई से बात करते हैं। देखिए, पहले एक लाइन में ख़त्म करूँ तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल को अच्छे से जीने के लिए, ह्यूमन लाइफ को और बेटर बनाने के लिए, ह्यूमन लाइफ को और अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए और पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए, सबके लिए केमिस्ट्री ही रिस्पॉन्सिबल है। बात ही समझे? अगर पॉल्यूशन को कम करना है वहाँ भी हम केमिस्ट्री के लॉज इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपसे कि मान लो मैंने कहा ये चिमनी है, चिमनी समझते हो? इस चिमनी से CO2 निकल रहा है, बहुत सारा CO2 निकलता है। तो लोगों ने केमिस्ट्री की सहायता से क्या किया, यहाँ पर ऐसी चीज़ें लगा दी जो CO2 को एब्जॉर्ब कर सकती है, जो काले गैस को एब्जॉर्ब कर ले। तो अब हवा में क्या CO2 निकलेगा? नहीं। अब इकट्ठा हो गया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अगर चिमनी के अंदर से धुआं ऐसे जा रही है और हमने यहाँ पर डिवाइस लगा दिया केमिस्ट्री से पढ़ लिख के, तो वो डिवाइस यहाँ कैप्चर कर लेगी। अब इन्वायरमेंट में छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा। बस समझ पा रहे हो? तो हम पॉल्यूशन को, ये पॉसिबल है, होता है ये नहीं, दूसरा होता क्या एब्जॉर्ब हो गया, उसको जहाँ मर्जी आप डाल दो, कहीं कुछ भी करो, आपकी इच्छा है। कैसे मेंटेन करोगे, या कोई जगह बना रखी है जहाँ हम फेंक सकते हैं, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या इसका इस्तेमाल कर लिया हमने जहाँ हमें यूज़ है। तो कुल मिला के बता रहा हूँ, पॉल्यूशन को फैलाने से लेके पॉल्यूशन से मुक्ति पाने तक में भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल है। ठीक है, मरने से लेके जीने में भी केमिस्ट्री का ही इस्तेमाल। मान लो ये भाई साहब डॉक्टर बन गए, देनी थी इंजेक्शन 2 ml की, दे दी 200 ml के, ले भाई, है ना। तो अब देखो, केमिस्ट्री जान बचाने के लिए थी, मार भी दिया। किसी को ड्रग्स लेना तो थोड़ा सा, आज मज़ा नहीं आ रहा, आज कुछ हो गया है, मम्मी ने डांट दिया, ले भाई पूरा एक ही बार स्वाहा, है ना। तो समझो, तो ये होता है कि समझ पा रहे बात को। चलो, हमने बहुत सारी बातें करी कि केमिस्ट्री क्या है, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो काम की बातें। चलो प्यारे बच्चों, काम की बातें, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को हम जैसे मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं, पर मेरा एक पर्टिकुलर तरीका रहेगा। अच्छा देखो, एक होता है साइंटिफिक नोटेशन और राउंड ऑफ और आपका सिग्निफिकेंट फिगर। ये चैप्टर 2 फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन में कराया जाता है, तो वहीं पर आपको कराया जाएगा। ठीक है, मैं ही कराऊंगा आपको यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर। अभी हम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो फिजिक्स में रिपीट हो रहा है यहाँ नहीं कर रहे हम। वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, ओनली केमिस्ट्री। अच्छा देखो, मैं केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले बातें बता दूँ आपको, कुछ बातें समझना। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई देखो, छोटी छोटी बातें, मैटर क्या होता है। अच्छा, मैं 9th 10th की बातें डिस्कस करूँ क्या? आती नहीं कभी कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, पढ़ा है बेटा? जो भी जगह को घेरे उसको मैटर बोलते हैं। जो स्पेस ले, स्पेस मतलब जगह, जो जगह ले इसको मैटर बोलते हैं, पता होगा आप लोगों को। फिर होता है एक मैटर हो गया, फिर होता है मिक्सचर मतलब व्हाट क्या होता है मिक्सचर, पता है ना? अरे मिलावट यार, मिक्सचर। फिर होमोजीनियस मिक्सचर, पता है? होमोजीनियस मिक्सचर पता है सबको? आपको पता होमोजीनियस? नहीं पता? अच्छा, हिंदी मीडियम से कौन पढ़ के आया है? कोई है ऐसा? तो होमोजीनियस नहीं पता होगा, हेट्रोजीनियस नहीं पता होगा, तो समय के साथ सीख जाओगे। ठीक है, सुनो, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये जो वर्ड्स है वो मैं आपको सिखाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर मैं चाहता हूँ कि चैप्टर में हम वो पढ़े जो एग्ज़ाम में आने वाला है। 9th 10th की बातों को हल्का हल्का हम साइड में कभी कभी रिपीट कर लेंगे, पर अभी बहुत बोरिंग हो जाएगा कि हम जुलाई में पढ़ रहे हैं और जुलाई में हम ये बातें करें, व्हाट इज़ एटम, सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, व्हाट इज़ मैटर या व्हाट इज़ मिक्सचर। ये सब बातें ना 9th 10th में अच्छी लगती है। मैं भी बोर हो गया हूँ कि अब मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, अब हम सीधा काम की बातें करेंगे। अगर मैं काम की बातें करूँ तो क्या बातें मैं सबसे पहले आपसे करना चाहता हूँ,
देखिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं इस चैप्टर में डिस्कस करना चाहता हूँ और जो हमारे एग्ज़ाम हमारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर समझना। देखो आपको समझना है AMU का मतलब, AMU लिख दो इसको, या आप इसको लिख सकते हो प्यार से 1 AMU। हम AMU से ही स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहीं से बातों को स्टार्ट कर रहे हैं, आप समझ जाओगे धीरे धीरे। देखिए AMU का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल बातें बता रहा हूँ मैं आपको। देखो इसका फुल फॉर्म बोला गया एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये क्या है समझना, ये समझने वाली बात ऐसा है कि इसका एक और सिंबल भी बोला गया, इसको हम प्यार से शॉर्टकट में U बोलते हैं, U। एटॉमिक मास यूनिट को प्यार से सिंबल में U बोलते हैं। अब इसका महत्व समझिएगा, इसका इंपॉर्टेंस समझिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरा जो वज़न है 46 kg है, कितना है, या 72 kg है, तो आप क्या समझोगे, मैं 72 गुना हूँ 1 किलोग्राम के, 72 गुना हूँ 1 किलोग्राम के। मतलब मेरे को एक तरफ खड़े कर दो और 72 1-1 किलोग्राम को डाल दो, 1-1-1-1-1, तो उसका वजन मेरा वजन क्या होगा, बराबर। यानी मैं 72 गुना हूँ 1 किलोग्राम का, यानी कि ये जो 1 किलोग्राम है ये हमारा बेस हो गया, क्या हो गया, इसके मुकाबले हम कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि भाई आप 12 किलोग्राम के हो, तो 12 किलोग्राम का क्या मतलब है कि ये 1 किलोग्राम का 12 गुना है। अगर सोचो हमने ये 1 किलोग्राम ही ना बनाया होता तो क्या हम बता पाते कौन कितना है, तो 1 किलोग्राम को हमने बनाया ना ताकि हम बता सके। तो वैसे ही AMU को बनाया गया, AMU किस लिए बनाया गया, ताकि मैं बोल पाऊँ ऐसे एटॉमिक, जैसे मैंने कहा देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो देखिए ऑक्सीजन का जो मास है वो है मान लीजिए 16, AMU 16। यानी कहने का मतलब क्या है कि AMU ना एक प्रकार की बेसिक यूनिट है, क्या ये बेसिक यूनिट, जिससे पता लगता है कि भाई हम कंपैरिजन से निकालेंगे। जैसे मैं समझा रहा हूँ, देखो ऑक्सीजन का मास मैं बोलूँ तो मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन का मास है 16 AMU, यानी कि ऑक्सीजन जो है 16 गुना है 1 AMU के, 16 गुना है 1 AMU के। बात समझ पा रहे हो? दोबारा मैं कहता हूँ, मान लो कि मैं बात करूँ किसी और का, मैं कार्बन की बात करूँ, कार्बन, तो किसी ने लिखा 12 AMU। इसका मतलब क्या है, जो कार्बन है वो 12 गुना भारी है किसके, 1 AMU के मुकाबले। जैसे मैंने बोला मैं 72 किलोग्राम हूँ, मतलब मैं 72 गुना भारी हूँ 1 किलोग्राम के। तो वैसे यहाँ पर AMU है, क्या है, AMU, इसका नाम क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, चलो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ एक बार। तो 1 AMU का मतलब हो जाता है आपके पास 1.67 10⁻27 किलोग्राम। आई होप यही वैल्यू होगा, ठीक है ना, आप वेरीफाई कर लेना, लेकिन यही वैल्यू होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लिखता हूँ, सुनो, देखिए मैंने लिखा 1 AMU का मतलब कितना होता है, इतना किलोग्राम। तो अगर मैं बात करूँ कि 16 AMU का मतलब है 16 × 1 AMU, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 16 × 1.67 10⁻27 किलोग्राम। इससे क्या समझ में आता है, देखिए ये था आपका 1 AMU, कितना था ये, 1 AMU, क्या है ये, 1 AMU। तो 1 AMU से 16 गुना ज़्यादा भारी है आपका ऑक्सीजन। तो AMU क्या है, AMU एक मास है, क्या है, जिससे हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे एटम का मास। क्या करेंगे, दूसरे एटम का मास कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई एटम है, मान लो क्लोरीन, या मान लो मेरे पास है सोडियम, मैं लिखता हूँ, मान लो इसका आंसर लिखता हूँ 23 AMU। तो आप क्या समझोगे कि सोडियम जो है, सोडियम वो 23 गुना ज़्यादा भारी है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू। इस वैल्यू में कितने गुना है, वो 23 गुना है। सबसे पहले हमने एक छोटी सी चीज़ को डिफाइन कर लिया, AMU। अब इससे तौलेंगे हम एटम्स को, एटम को इससे तौलेंगे। क्या बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए चीज़ों को समझने में समय लगता है, अभी टाइम लगेगा आपको। मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ कि देखिए अब मुझे बोलना है कोई एटम है वो कितना भारी है, तो कैसे बोलोगे, पहले आप किसी को बेस मानोगे, उसको माना गया 1 AMU। अब मैं बोल रहा हूँ 16 AMU, मतलब जो हमने माना है उसके 16 गुना है। अब तुम मानोगे ही नहीं तो कंपैरिजन कैसे करोगे, पहले मानना पड़ता है। तो AMU बनाया गया। अच्छा AMU, अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, एग्ज़ाम में क्या लिखना है, एग्ज़ाम में
एग्ज़ाम में ये लिखना है 1 AMU का मतलब। देखिए 1 AMU की वैल्यू कैसे निकाली गई, तो ये होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। कहने का मतलब क्या है कि 1 AMU की वैल्यू को निकाला कैसे गया, तो कार्बन 12 एटम का मास लिया गया, उसको 12 से डिवाइड किया गया और जो वैल्यू आया उसको बोला हमने 1 AMU। तो 1 AMU क्या है, देखो अब मैं कार्बन 12 का जो भी मास है इसको लिख दूँ, 12 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आएगा 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम। देखिए अब मेरी बात को समझो। जैसे आपको मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। 1 किलोग्राम की स्टोरी क्या थी? 1 किलोग्राम की स्टोरी ये थी कि जंगल में एक बंदा घूम रहा था, एक पत्थर उठाया, बोला आज से हम इसको 1 किलोग्राम बोलेंगे। उसकी कॉपीज़ बनाई गई, पूरे दुनिया में भेज दिया गया कि आज से 1 किलोग्राम इसी को बोलना है। अरे तुम खुद सोचो, क्या भगवान ने आके बोला था भाई इसको 1 किलोग्राम मानना है? नहीं ना, भगवान थोड़ी बोलेंगे कि 1 किलोग्राम इसको मानना है। इंसान ने खुद माना 1 किलोग्राम और उसके मुकाबले सबको तौलना स्टार्ट किया। वैसे ही जब 1 AMU बना रहे थे तो बोला गया 1 AMU कितना होगा, तो बस बोल दिया ठीक है हम कुछ नहीं कर रहे, कार्बन 12 ले रहे, कार्बन क्या ले रहे, कार्बन को 12 से डिवाइड कर रहे, तो जो आंसर आएगा उसको 1 AMU बोलेंगे। अब पहले लिया गया था हाइड्रोजन। जब बेस बना रहे थे 1 AMU को बना रहे थे तो पहले लिया गया था हाइड्रोजन को। किसको लिया गया था? पर हाइड्रोजन वाली बात इतनी जमी नहीं दुनिया को, तो कार्बन चुना गया। अब कार्बन क्यों चुना गया? क्योंकि पूरी दुनिया कहा जाता है कार्बन से ही बना है। हर चीज़ में क्या है? हर चीज़ में क्या है? कार्बन। तो कार्बन 12 को 12 से डिवाइड किया गया, जो आंसर आया उसको बोला हमने 1 AMU। ये सबसे बेसिक है, ये जो बेसिक है। अब इसी के मुकाबले हम देखेंगे, बात समझ में आया? जैसे मैं बोलूँगा 17 AMU, आप समझ जाओगे 17 गुना है इस वैल्यू के, मतलब इससे आपको कंपैरिजन करना है। तो एग्जाम में अगर आया कि व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, तो क्या बोलोगे? इट इज़ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। क्या बोलोगे? इट इज़ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। इट बाई 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम लिखो ना, मास की बात कर रहे, मास ऑफ C12 एटम। क्या बात समझ में आ गया सबको? पक्का? तो एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखना है और फील मैंने आपको बता दिया। क्यों बनाया भाई? इसी से कंपैरिजन करेंगे हम, कोई दिक्कत तो नहीं है, फटाफट नोट करो। देखिए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और बातें आपको क्लियर कर दूं। पहले ही हमारे पास कुछ मास है। मास देखो, छोटी सी बात से याद रखना, जो AMU है, AMU बताता है 1 एटम का मास। जैसे देखो AMU जो है, AMU ये बताएगा 1 एटम का मास, 1 एटम का मास। मास को लिख लो MASS। कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा आपसे मैंने ऐसे लिख दिया, सुनो, ऑक्सीजन और यहाँ लिख दिया 16 AMU। तो ये बता रहा है कि ऑक्सीजन कितने एटम है? 1 एटम। अरे 1 एटम, 16 AMU तो इसका मास है, मतलब ऑक्सीजन का जो मास है 16 गुना है AMU के। लेकिन ये जो मास है ना, एक ही ऑक्सीजन का है, एक ऑक्सीजन का। मेरी बात को समझो, अगर इसको मैं और ठीक करूँ तो आपको फील से समझ में आएगा ज़्यादा। जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ O2, तो इसका मास हो जाएगा 32 AMU। पर ध्यान रखना ये एक ऑक्सीजन का नहीं है, हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा है ये। कितने ऑक्सीजन का है ये? लेकिन यहाँ पर बात क्या है? बात ये है कि अगर इसको मॉलिक्यूल वाइज देखें तो ये एक मॉलिक्यूल है, O2 का एक मॉलिक्यूल है। क्या ये? मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? जब मोर देन 1 हो ना, तो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है, इकट्ठे 2 ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना हुआ है? एक मॉलिक्यूल। वैसे अगर मैं ऐसे बात करूँ H2O, तो ये एक मॉलिक्यूल है। क्या ये? एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन कितना? 16। मतलब हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। तो ये हो गया 18 AMU। यानी आपको फ़र्क क्या है? फ़र्क ये समझना, ये है एक O2 मॉलिक्यूल और ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक H2O मॉलिक्यूल। ये एक H2O का मॉलिक्यूल है। कितने पानी के मॉलिक्यूल है? एक। कितने है? एक ही तो है। ये पूरा पानी है पर एक है। ये ऑक्सीजन गैस है पर कितना है? ये दोनों, भले ही
इसमें 2 ऑक्सीजन है, पर ये बंदा कौन है? अकेला ही है। बात ही समझे? अरे ये मॉलिक्यूल बन चुका है ना, पर एक मॉलिक्यूल है। ऐसे लिखूँ मैं O2 O2, तो आप कितना बोलोगे? 2 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल O2 का ये है, एक मॉलिक्यूल O2 का ये है। पर मैं ऐसे बोलूँ एटम कितने हैं? तो 2 और 2 4, एटम 4 है। एटम कितने हैं? मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। एक ये अकेला है और ये अकेला है। बात समझ में आया? वैसे मैं इसमें बोलूँ कि मॉलिक्यूल कितने हैं, तब बोलोगे H2O, तो H2O है भाई, एक है। मॉलिक्यूल कितना है? एक। पर एटम कितने हैं इसमें? 3। फ़र्क समझ पा रहे हो? यानी कि आप बातों को समझो। जब भी अब फ्यूचर में देखो, मैं अभी ये क्यों सिखा रहा हूँ, अभी मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, फ्यूचर में कभी ऐसा लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट, कभी ऐसा लिखा हो, जैसे ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन 16 ग्राम लिख दूँ। क्या लिखा मैंने? यहाँ पर लिखा है मैंने 16 AMU। यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं? 16। दोनों बात में फ़र्क है। अब ये पता है कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6.023 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम। फ़र्क समझो। जब मैं लिखा करूँगा AMU, क्या लिखा करूँगा? सोना नहीं है बिल्कुल भी, सीधे बैठो। जब मैं लिखूँ AMU तो आप समझोगे एक ऑक्सीजन का मास, लेकिन जब मैं लिखूँगा मैं ग्राम, क्या लिखूँगा? तो ये 16 है ना, 16 ग्राम का मतलब हो गया कि इतने सारे ऑक्सीजन एटम का मास है। तो AMU में और ग्राम में यही फ़र्क है। AMU बताता है कि जो बंदा है वो एक है। कितना बंदा है? लेकिन ग्राम बताता है कि वो बंदा एक नहीं है, वो बंदा कितने सारे होगा? 6.023 10 की पावर 23, इतने सारे होंगे। अभी आपको फील आएगा। मेरी बात सुनो, आप खुद सोचो, अगर कोई आपसे बोले कि एक ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम का है, तो आपको अजीब लगेगा नहीं लगेगा? अरे सोचो, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का हो सकता है क्या? 16 ग्राम का मतलब हो गया एक आपका वो छोटी सी नींबू, एक नींबू होता है 16 ग्राम का। तो सोचो छोटा वाला नींबू जो होगा वो 16 ग्राम का है। क्या एक ऑक्सीजन इतना भारी होगा? तो फिर तो इन्वायरमेंट में इतने सारे ऑक्सीजन, हमें तो मर जाना चाहिए। ले भाई, हम तो मर गए, दब गए, हम दब रहे, मर रहे हैं क्या? नहीं, मतलब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का नहीं हो सकता। यानी अगर ग्राम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ग्राम, तो पक्का वो एक ऑक्सीजन तो नहीं है। तो कितने सारे ऑक्सीजन होंगे? वो इतने सारे ऑक्सीजन होंगे। कितने? मिलियंस। मिलियंस भी छोड़ो, बहुत ज़्यादा है ये। 10 की पावर 23, 10 की पावर 5 जो होता है 1 लाख होता है, और ये 23 है। तो 1 लाख के कितने गुना, आप सोच भी नहीं सकते। बात समझ पा रहे हो? यानी जब इतने सारे ऑक्सीजन मिलेंगे तब जाके 16 ग्राम बनेगा। तो आपको फ़र्क समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ? जब AMU लिखा हो तो क्या समझते हो आप? एक। लेकिन जब ग्राम लिखा हो तो क्या समझते हो आप? इतने सारे। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, नोट इट डाउन, फिर हम समझते हैं बातों को। देखिए 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 प्यारे बच्चों, काम की बातें करते हैं बहुत डिटेलिंग में। देखिए, जब ये हम पढ़ लेते हैं ना तो हमें समझना पड़ता है, पहली बात तो एक टॉपिक होता है एवरेज एटॉमिक मास। देखिए एवरेज एटॉमिक मास, अब रियलिटी में इसकी नीड ही क्यों पड़ी? आप एटॉमिक मास तो समझते हो, 16 AMU, 12 AMU। जैसे मैं ऐसे बात करूँ आपसे कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो बच्चे आप बोलोगे सर 1 AMU। सर हीलियम का मास 4 AMU। सर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का मास निकाल लोगे। कार्बन का मास 12 AMU, नाइट्रोजन का मास 14 AMU, ऑक्सीजन का मास 16 AMU। बात ही समझे मेरी बात को? तो हमें ये मास पता है। अब बातों को समझना, अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत ही क्यों पड़ी? एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ये मेरा ना अर्थ है। अर्थ क्या है? मेरा अर्थ। अब इस अर्थ के अंदर मैंने ऑक्सीजन को ढूंढा। कैसे ढूंढा? ऑक्सीजन को ढूंढा, तो मुझे ऑक्सीजन मिला। एक ऑक्सीजन, ये सारे ऑक्सीजन है, पर तीनों ऑक्सीजन में फ़र्क है। एक ऑक्सीजन का मास हो गया मान लो 15.98, एक ऑक्सीजन का मास है 16.01, और एक ऑक्सीजन का मास है मान लो 17.08। 3 ऑक्सीजन है मेरे पास। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। ये मिला हमें मान लो 5% में।
ये मुझे मिला 95% में, 94% में, और ये मुझे मिला 1%। मतलब मैंने अर्थ के अंदर ऑक्सीजन को ढूंढा। किसको ढूंढा? तो मुझे क्या मिला यार, ऑक्सीजन के ना अलग अलग रूप है। एक ऑक्सीजन है जो 15 AMU है मान लो, एक ऑक्सीजन है 16.01 और एक है 17.08। तो ऑक्सीजन, आप क्या सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन एक ही प्रकार का होता है? जो सुना है आपने ऑक्सीजन वही है क्या? नहीं, ऑक्सीजन के भी अलग अलग रूप है। अब बात ये आ गई, अब मुझे दुनिया में लोगों को बताना है, लोगों को, कि भाई देखो ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन का मास होता है। तो आप बोलोगे कौन सा मास बताऊं दुनिया को? मैं 15 वाला बताऊं कि 16 वाला बताऊं कि 17 वाला बताऊं? तो क्या करूं मैं? तो हम इन सबका क्या ले लेंगे? एवरेज। बात समझ में नहीं आई? अरे गधो समझो, छोटी सी बात है ये तो। मैंने कहा कि मेरे से मान लो मैंने आप इसी लड़के ने पूछ लिया मेरे से, इसमें बहुत चुल रहा है, बहुत पढ़ता लिखता है, कह रहा सर बताओ ऑक्सीजन का मास क्या है। अब मेरे पास तो 3 है, मैं 15.98 बताऊं कि 16.01 कि 17.08, कौन सा वाला बताऊं इसको? तो मैं बोलूँगा सबसे बढ़िया एवरेज। क्या है? जब हमारे पास विकल्प ज़्यादा होता है, क्या ज़्यादा होता है? विकल्प, ऑप्शन ज़्यादा है, तो हम एवरेज लेके काम करते हैं। तो हमने कहा इसका एवरेज निकालें। क्या निकालेंगे? एवरेज। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या रहा? तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? परसेंटेज को उसको मास से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज को उसके मास से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे। तो देखो मैं लिखूँगा 15.98 इंटू में 5% प्लस 16.01 इंटू में 94% प्लस 17.08 इंटू में 11 था, सॉरी 11 नहीं 1 था, वो 1 था, और टोटल कितना हो जाएगा? 100%। समझे नहीं मेरी बात को? देखो आपको जो मास दिया होगा उसको परसेंट से मल्टीप्लाई करना है, मास को परसेंट से मल्टीप्लाई करना है, मास को परसेंट से मल्टीप्लाई करना है, और टोटल 100 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास। तो हमारे हाथ में जो आता है ना उसको हम एवरेज एटॉमिक मास ही बोलते हैं। जैसे मैं आपसे ऐसी बात करूं कि भैया ऑक्सीजन का मास ना 16 AMU। गलत, गलत है भाई, पूरी तरह गलत है। क्यों गलत है बताऊं? क्योंकि आप कौन से वाले ऑक्सीजन का है? ये 3 ऑक्सीजन है ना, तो हमें बोलना चाहिए ये एक्चुअली में कौन सा मास है? ये एवरेज। हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं। 3 तरह के ऑक्सीजन है मेरे पास और मैं सिर्फ एक का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब पक्का कौन सा? ये एवरेज मास। क्या ये? तो हमारे पास जो भी मास होता है वो सारे कैसे होते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है? पर बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, एवरेज एवरेज एवरेज, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एटॉमिक मास। क्या यूज़ करते हैं? बात समझ में आ गया? एक्चुअली में जब भी मैं लिखूँ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU, आप क्या समझोगे? ये हाइड्रोजन का एवरेज मास है। क्या ये? क्या पक्का 1 AMU होगा? नहीं, ये एवरेज निकाल के आता है आंसर। जैसे मैं कभी लिखूँ ऐसे H2O का ऐसे लिख दो 18 AMU, तो आप क्या समझोगे? ये जो पानी का जो मास है 18, वो कैसा है? वो एवरेज मास है। क्या है? तो बात समझ में आ गई? प्लीज़ नोट इट डाउन। मुझे उम्मीद है जो बच्चे दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे हैं उनकी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही होगी। ये मानते हो ना? जब जितनी बार पढ़ोगे उतनी क्लियरिटी आएगी। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, 10 बार पढ़ने के बाद ही आप चैप्टर को समझोगे। पहली बार में अगर चैप्टर को समझ रहे हो तो अच्छी बात है, ज़्यादा समझ रहे हो तो भी अच्छी बात है, और नहीं समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा मौका मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कहता है ना कि हमारे नेचर के अंदर ऑक्सीजन 3 प्रकार के पाए गए। एक का नाम है 16O, 17O, 18O। पढ़ते ऐसे O16, O17, O18, नाम है इनका, साइंटिफिक नाम। ठीक है, ये बाद में पढ़ोगे, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। ठीक है, बाद में, अभी नहीं। तो बोला क्या, देखो जो O16 है उसका मास है इतना 15.99 और इतने परसेंट में पाया जाता है। O17 का मास इतना है और इतने परसेंट में हमारे नेचर में, और O18 का मास इतना है और इतने परसेंट है हमारे नेचर में। तो ऑक्सीजन का एवरेज मास क्या होगा? या दुनिया को हम कौन सा मास बताएंगे? तो दुनिया को हम बताएंगे इनका एवरेज। तो एवरेज एटॉमिक मास, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, तो फाइंड किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मास को परसेंटेज से, प्लस इन दोनों को, प्लस इन दोनों को। यहाँ लिखा हुआ है, सब दिख रहा है। परसेंट को मास 100 से डिवाइड किया, तो ये जो आंसर है करीबन 16 के आसपास आता है। इसीलिए हम कहते हैं आमतौर पर कि ऑक्सीजन का मास हम कितना यूज़ करते हैं? 16 AMU। ठीक है, 16 अप्रॉक्स आता है हमारा आंसर। ठीक है ना, 16.02 के आसपास आता है।
पर हम 16 मान के चलते हैं, इसलिए हम दुनिया को बोलते हैं ऑक्सीजन का मास कितना है 16 AMU। ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। NCERT में भी आपके क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप करोगे, ठीक है। आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, सेम बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है देखिए, NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.9 क्लोरीन वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को जो बच्चे यहाँ बैठे अभी करेंगे, ठीक है, फटाफट करो अभी। मतलब तरीका बताओ बस कैसे करना है। देखिए आइडिया लग गया आपको। अब होमवर्क सुन लो एक और, ये करके लाना घर से, होमवर्क दे रहा हूँ। 1.32 एक्सरसाइज में 1.32 कर लेना। NCERT एक्सरसाइज 1.32, ठीक है। NCERT एक्सरसाइज 1.32। देखो पहले ना NCERT अलग था, अब NCERT अलग है। पहले पेज नंबर याद था, पुरानी NCERT पे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 26 पर होगा, पेज नंबर 26 पर होगा पुरानी NCERT में। और नई NCERT में कौन से पेज पे पता नहीं मुझे अभी, ठीक है। जो भी हो, सुना मेरी बात। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमें 2 बातें पढ़नी है। पहला है मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ना है बेटा? मॉलिक्यूलर मास। और दूसरा पढ़ना हमें फार्मूला मास। बेटा ध्यान दो इधर, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, फोकस्ड होकर, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगला है फार्मूला मास। फार्मूला मास देखिए दोनों एक ही बात है, दोनों में फ़र्क नहीं है। बस ये है जो फार्मूला मास, ये ऐसे कंपाउंड के लिए प्लस माइनस वाले, Na+, Cl-, K+, Cl-, मतलब ये है आपके अनाइन कटाइनिंग वाले कंपाउंड के लिए। आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इनको हम, वैसे छोड़ो ये सब बातें। जब भी प्लस माइनस वाले कंपाउंड हो ना, उनके मास को बोलते हैं फार्मूला मास। और जब सिंपल मॉलिक्यूल हो लाइक H2O, इसके मास को बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर मास। लाइक H2O होगा, ग्लूकोज हो गया, C6H12O6, है ना, लाइक और हो गया CH4 हो गया। तो इनके मास को बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर मास, और इसके मास को क्या बोलते हैं हम? फार्मूला मास। 2 बातें मैंने आपको सिखाई, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे एग्जांपल मेरे पास क्या है क्वेश्चन के रूप में, मैंने कहा कि भाई मेरे को है ना CH4 का मास बताओ। तो आप बोलोगे देखो भाई कार्बन का होता है 12, कितना होता है, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 के लिए कितना हो गया 4, तो इसका हो गया 16 AMU। क्या आंसर आ गया? 16 AMU। वैसे हम NaCl का भी निकाल सकते, बस फार्मूला मास क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये प्लस माइनस वाला है। उसको मॉलिक्यूलर मास क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो क्या है, वो मॉलिक्यूल है। क्या है वो? मॉलिक्यूल। और मैं बोलूँ आपसे ग्लूकोज का निकालना है, मान लो C6H12O6 का निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ? आप बोलोगे सर कार्बन है 6, एक कार्बन का 12, तो 12 × 6 प्लस 12 हाइड्रोजन, एक का होता है 1, तो 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16 × 6, तो आंसर आएगा 180। कितना आएगा? 180 AMU। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन। अब आप लोग क्वेश्चन करके लाओगे घर से। NCERT में एग्जाम्पल 1.1 और एग्जाम्पल 1.1 और एक्सरसाइज में 1.1। देखो पेज नंबर मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि NCERT की बुक ना चेंज हो रही है। 2-3 बार चेंज हो गई, जब से 3 बार चेंज हो गई, 4 बार जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतनी बार चेंज हुई है कि पेज नंबर याद नहीं है मेरे को, वरना मैं बताता आपको। लेकिन हाँ, ये है एक्सरसाइज में 1.1 देख लेना, सॉरी एग्जाम्पल 1.1 और एक्सरसाइज 1.1। जिसके पास NCERT अभी है वो रीड कर सकता है, जिसके पास नहीं है। बेटा एग्जाम्पल को ना प्रॉब्लम बोलते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल का मतलब हो गया प्रॉब्लम 1.1 देख लेना। और एक्सरसाइज का मतलब होता है जो लास्ट में होता है, बैक में, बैक एक्सरसाइज 1.1। जिसके बाद बुक है एक बार पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सॉल्व घर पे करना। आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, तो अभी इस चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो भी बातें आप सीखते हो, AMU, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, जो जीवन भर चलने वाला है साथ, अगर तुम इसको रिवाइज़ नहीं भी करोगे घर पे, तब भी अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस ऑलमोस्ट 0 है। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा सर? जो अभी हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलना है। तो अभी बिल्कुल एकाग्र होके
अपनी शक्ति को, अपनी आत्मा को, अपने मन को यहाँ लाना है। किसी का ध्यान ना पिज़्ज़ा पे होना चाहिए ना बर्गर पे होना चाहिए, है ना, कहीं भी ध्यान नहीं होना चाहिए, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल फोकस्ड 100% यहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सोच रहा हो कि भाई अभी कितना अच्छा मौसम है, मुझे पहाड़ों में होना चाहिए था, पहाड़ों से गिर जाना चाहिए था, है ना। तो इतनी सारी बातें नहीं सोचनी, जो हो तुम्हें यहीं होना है। कहीं भी रहो पूरा होने का प्रयास करो। क्लासरूम में हो तो ट्राई करो शरीर है तो आत्मा भी यहीं रहे। जिस दिन आप पूरा होना सीख लोगे उस दिन आप कामयाब होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जो कहा जाता है एक चैलेंज, जो इंसान 21 दिन तक, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, 21 दिन तक पूरी फोकस से कोई काम करे तो वो परफेक्शन की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो वही कह रहा हूँ मैं, अगर आप आज से ही अपने आप को कंप्लीट रखते हो, यहाँ पे कंप्लीट रखने का मतलब है आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका ध्यान सब यही होना चाहिए, तभी मज़ा है, वरना फिर मज़ा ही कहाँ है। मैं कह रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट, तुम यहाँ कुछ और सोच रहे हो, कहना उसके शेक पीना है, मैंगो शेक पीना है, घर जाके आम खाऊंगा, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 4, घर पे जाके जानवर बन जाता हूँ, है ना। तो ऐसे ख्याल, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप कि मेरे दोस्त के बारे में कैसे पता लगा? ये गलत बात है, ठीक है, चलो मजाक कर रहा था, इधर आ जाओ। दोस्तों टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। देखिए मोल कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। जो व्यक्ति इसको समझ गया, जो नहीं समझा वो समझ ही नहीं पाता। 11वीं पास कर लेता है, 12वीं पास कर लेता है ना, जीवन भी पास कर लेता है, तब भी नहीं समझ पाता। यानी मोल कॉन्सेप्ट, पहली बात तो मैं पहले तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज, अगर तुम इसको एक बार में समझ गए तो मानना तुम भगवान के अवतार हो। एक बार में नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। लेकिन आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक बार में इसको समझाओ। इवन मैं खुद ही एक बार में नहीं समझा था, मैं आधे बार में ही समझ गया था, मजाक कोई भी एक बार में नहीं समझता इसको ना। मोल कंसेप्ट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। ये ना पचता ही नहीं है, पचने में टाइम लेता है, डाइजेशन में टाइम लेता है। तो प्लीज़ डरना मत, आपको बस डरना नहीं है ना। मोल कॉन्सेप्ट होता है क्या? पहली बात तो देखो, मोल और कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है। इसमें मोल का मतलब समझो, मोल, देखिए यहाँ पर जो मोल है ना, मोल का बेसिक मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप बोलोगे सर ये क्या बात है, आप कह रहे तो बहुत ही मुश्किल है, आपने तो बता दिया। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए, अब ना जैसे हम साइंस को डेवलप कर रहे हैं, अब मैं साइंस को बना रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, आम भाषा का इस्तेमाल करूँ, 2 किलो, 2 मीटर, 1 किलोमीटर, है ना, 0.01 मीटर, 0.006 मीटर, तो दुनिया समझ जाएगी, साइंस सबके लिए हो जाएगा। हमें डिफ़िकल्ट बनाना है, क्या बनाना है? तो हम अलग अलग बातें करेंगे। अब हम ऐसे बोला करेंगे 2 माइक्रोमीटर, 1 लाइट ईयर, 1 परसेक, 1 ये, ऐसे बोला करेंगे, है ना। हम ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे हम बोलते थे 1 किलोग्राम, नहीं, अब 1 किलोग्राम नहीं बोला करेंगे। अब हम अमाउंट के लिए बोला करेंगे 1 मोल, 2 मोल, 4 मोल, ताकि जब 2 लोग साइंस वाले बात करें, भाई 2 मोल चीनी लाना है ना, और 4 मोल दारू, ठीक है, तो बात ही समझे। अरे मेरी बात सुनो, तो ऐसा हो जाएगा ना कि ठीक है, जो बाकी के लोग होंगे समझेंगे नहीं, भाई मोल वोल चल रहा है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, इथेनॉल बोलना था, ठीक है, दारू समझ जाएगा। मतलब ऐसे वर्ड हम यूज़ करेंगे तो लगेंगे भाई कितने पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट लोग टाइप के, है ना, तो आम लोगों को समझ नहीं आएगा, तो ना। हाँ, तो मतलब कुल मिला के बात बोलूँ ना, बात वही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल बोल रहे हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मतलब ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, किलोग्राम भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ग्राम भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो मोल भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। डरो मत, मैं जितना इजी हो सके उतना इजी बता रहा हूँ। अब ना पहली बात ये है कि अमाउंट को हम मोल बोल रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है, आपने बोला। अब मोल को समझते हैं। अब मोल के लिए फ़िक्स किया गया, देखो अमाउंट ना फिक्स होती है, हम ना 1 मोल को फिक्स कर रहे हैं, 1 मोल। मेरी बात को समझो, जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ 10 किलोग्राम, तो अब क्या समझते हो, 10 गुना 1 किलोग्राम के। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को 5 मोल चिकन चाहिए, क्या चाहिए, 5 मोल चिकन, तो क्या अंदाज़ा लगा पा रहे हो कितने की बात कर रहा हूँ मैं? ये मैं बोलता हूँ मेरे को 5 मोल CO2 चाहिए, क्या चाहिए, 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए,
क्या आप अंदाज़ा लगा पा रहे हो? नहीं लगा पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको 1 मोल के बारे में नहीं पता। अगर 1 मोल का पता लग जाए तो हम समझ जाएंगे 1 मोल का 5 गुना है। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ 2 किलोग्राम चिकन, तो सबसे पहले समझ में आता है अच्छा 2 किलोग्राम, अच्छा इतना है। एक आइडिया लगता है ना, आइडिया। क्यों आइडिया लगता है? क्योंकि हम 1 किलोग्राम को जानते हैं। तो वैसे अगर हम 1 मोल को जान लेंगे तो 10 मोल को भी जान लेंगे, 20 मोल को भी जान लेंगे। तो भाई 1 मोल को बोला गया, देखिए 1 मोल होता है पहला नंबर, ऐसे समझ लो मास में होता है ये मॉलिक्यूलर मास के बराबर, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इन ग्राम। मैं फील दूंगा आपको बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, मैंने कहा मेरे पास है मान लो H2O, तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होगा 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, ये होगा 18 ग्राम। यानी 1 मोल का मतलब हो गया पानी के लिए 18 ग्राम। लेकिन अगर मैं लिखूँ यहाँ पर CO2, क्या लिखूँ? CO2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, मॉलिक्यूल का मास निकालो काउंट करके। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 2 है ना 32, तो हो गया 44 ग्राम। तो आप क्या ये फील कर पाए मैं क्या कर रहा हूँ? तो 1 मोल के लिए फिक्स किया गया। 1 मोल का मतलब होगा मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। इसको हम ट्रिक से बोला करेंगे, ट्रिक से क्या बोला करेंगे? काउंटिंग मास। क्या बोला करेंगे? काउंटिंग मास इन ग्राम। आप काउंट करो मास को, ग्राम में लिख दो, वो होगा 1 मोल की वैल्यू। क्या होगा वो? 1 मोल की वैल्यू। वैसे 1 मोल का अगर हम काउंटिंग में बात करें तो 1 मोल का मतलब नंबर कितना होगा? नंबर, जैसे मैं बोलता हूँ 1 किलो मूंगफली, क्या बोला मैंने? 1 किलो। आप काउंट कर सकते हो ना? नहीं कर सकते। वैसे 1 मोल को अगर मैं काउंट करूँ नंबर, तो नंबर निकल के आएगा 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। इस पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? ये एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये आयंस भी हो सकता है, आयंस भी। मतलब मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास ना 1 मोल ऑक्सीजन है। क्या बोला मैंने? 1 मोल ऑक्सीजन है। तो अब क्या क्या समझोगे? सर 1 मोल ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, इसका मतलब पहला ये हो गया कि इसका काउंटिंग मास 16 ग्राम है। दूसरा ये हो गया कि ये पता कितने है? ये 6.023 10 की पावर 23 ऑक्सीजन। देखिए 1 मोल का मतलब होता है इतने सारे पार्टिकल। अगर मैं कहूँ इस कमरे के अंदर 1 मोल ऑक्सीजन है तो 2 मतलब समझोगे। पहला क्या कि पूरे कमरे में 16 ग्राम है। कितने ग्राम है? और दूसरा ये कि जब सबको मैं काउंट करूँगा तो उसका जो नंबर आएगा वो नंबर इतना आएगा। तो 1 मोल को हमने फिक्स कर दिया। 1 मोल का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, और दूसरा क्या होता है? इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने नंबर ऑफ एटम्स, या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इतने नंबर ऑफ आयंस। मैंने कहा मेरे पास 1 मोल Na+ है, तो आप क्या समझोगे? आप समझोगे इस कमरे के अंदर इतने Na+ है, 1 2 3 4 काउंट करोगे तो इतने सारे Na+ है। कितने सारे? इतने सारे आयंस है। मैंने कहा इस कमरे के अंदर 1 मोल सेब है। क्या है? सेब। तो कितने सेब है? तो आप बोलोगे सर इतने सारे सेब है, 6.023 10 की पावर 23 सेब। क्या बात समझ में आया? और वैसे ही अगर मैं बात करूँ, देखो वॉल्यूम के टर्म में, गैस के टर्म में बात करूँ तो गैस के लिए इसका मतलब होता है 22.4 लीटर एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब मेरी बात समझो, मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि मेरे पास ना 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या बोला मैंने? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसका मतलब क्या होगा? सर इतने लीटर गैस है। कितने लीटर? 22.4 लीटर। मैंने कहा मेरे पास ना 1 मोल ऑक्सीजन गैस है। तो आप बोलोगे सर आपके पास इतने लीटर ऑक्सीजन गैस है। मैंने कहा मेरे पास 1 मोल मीथेन गैस है, तो इतना लीटर मीथेन गैस है, 22.4 लीटर। यानी 1 मोल की परिभाषा समझ में आ गई? 1 मोल का मतलब होता है काउंटिंग मास। क्या होता है? 1 मोल का मतलब है इतना पार्टिकल और इतना वॉल्यूम। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यही था मोल कॉन्सेप्ट। देखिए बात को थोड़ा और गंभीर बनाते हैं, गंभीर। जैसे मोल हम समझे, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो क्वेश्चन को समझना। ये ग्लूकोज है, C6H12O6।
अभी कुछ भी नहीं है तो हम मानते हैं इसको बोलते हैं 1 मोल। ये 1 मोल है। अगर मैं इसका मास निकालूं तो आएगा कार्बन 12 × 6 प्लस 12 16 × 6 180 ग्राम आएगा, क्योंकि हमने माना इसको 1 मोल। कितना माना है? अगर मैं इसको ऐसे लिखता 2C6H12O6, इसका मतलब होता कि ये 2 मोल्स है। कितने मोल्स है? यानी जो नंबर यहाँ लिखा होगा आज से तुम्हारे जीवन में उसका मतलब होगा मोल्स। क्या होगा? तो 2 मोल्स में कितना होगा? तो हमें पता है कि 1 मोल के अंदर कितना होता है? 180। उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 ग्राम। बात समझ में आया? तो ये आपको मोल समझना है। देखिए एक और छोटी सी बात करूँ, मैं आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछूँ, मैं ऐसे बोलूँ आपसे, मेरे पास ना 360 ग्राम है ग्लूकोज। क्वेश्चन ये है 360 ग्राम ग्लूकोज, देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स होंगे बताओ? सोचिए। तो आप बोलोगे सर अभी तो पता लगा मुझे 360 ग्राम का मतलब कितना होता है? 2 मोल्स। तो उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मास दे दे और मोल्स पूछे। तो सोचो ये आंसर कैसे आया होगा। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो ये आंसर पक्का ऐसे आया होगा, नंबर ऐसे आया होगा। जब 360 को 180 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। समझे नहीं मेरी बात को? यानी अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन दूं मास दे के, अगर मैं तुम्हें मास दे दूं और मोल्स पूछूं, क्या पूछूं? मोल्स, तो आप क्या करोगे? जो मास होगा मास, उसको डिवाइड कर दोगे मॉलिक्यूलर मास से। बात समझ में आया नहीं आया? तो इसके लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं एक। हम फॉर्मूला क्या बना रहे हैं? हम ना कुछ आगे काम कर रहे हैं, काम समझना। हम काम ये कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ़ मोल्स के फॉर्मूले बना रहे हैं। तो देखो नंबर ऑफ़ मोल्स के हमने फॉर्मूले बना दिए, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के फॉर्मूले। जो पहला फार्मूला मैंने बनाया कि भाई ऊपर आपको क्वेश्चन में जो मास दिया होगा, क्वेश्चन में जो मास दिया हो उसको आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास से डिवाइड करोगे, तो आपको आंसर अपने आप क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ़ मोल्स। इसको ट्रिक वाइज ऐसे लिख सकते हैं। ट्रिक, अगर मैं ट्रिक की बात करूँ, ट्रिक से ऐसे लिख सकता हूँ मैं, मास बाई काउंटिंग मास। आपको मैंने बताया था मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? काउंटिंग मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया काउंटिंग मास। इसको ऐसे भी लिखते हैं कई लोग, नंबर ऑफ मोल्स को n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? n। ऊपर लिख देंगे हम मास, जो क्वेश्चन में गिवन होगा या जो निकालना होगा, और इसको लिख दिया करेंगे mc। mc क्यों लिख रहा हूँ मैं? ताकि आपको याद रहे कि इसका मतलब होगा कि मुझे काउंट करके नीचे लिखना है, काउंट करके नीचे लिखना है, और ऊपर क्वेश्चन वाला, और उससे क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। मेरी बात को समझिए गंभीरता से, 1-2 क्वेश्चन में करवाता हूँ, समझना। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O। पानी कितने ग्राम है? पानी है आपका 36 ग्राम। कितने ग्राम है? बोला है कि भैया बताओ नंबर ऑफ मोल्स, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन काउंटिंग मास। मास दिया हुआ है 36, कितना दिया हुआ है? 36, उसको काउंटिंग मास से डिवाइड कर दो, तो पानी का मास काउंट कर लो, तो 16 + 2 18, तो आंसर कितना आ गया? 2। तो ऐसे क्या आप इस फॉर्मूले को समझ गए आप? तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला आपके लिए, इसे नोट करो, इम्पॉर्टेंट है कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, कि मास को काउंटिंग मास से हम डिवाइड कर देंगे, ध्यान रखना। देखिए अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति चालाक हुआ, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति चालाक हुआ तो आपसे गेम खेलेगा। वैसे बोलेगा देखो भाई, मोल्स ऑफ CO2 इज़, मोल्स ऑफ CO2 इज़ 3, फाइंड मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2। भैया क्वेश्चन को कर दिया गड़बड़। अब क्वेश्चन में उसने मोल्स दे दिया, क्या दे दिया? मोल्स दे दिया। अब मास पूछा है, तो आप दोबारा आएंगे क्वेश्चन की तरफ, n = m/mc। देखो mc हमेशा पता होता है, mc तो काउंट करते हैं ना हम, तो ऐसे लिख दूंगा n = m/mc। mc कितना आएगा CO2 के लिए? 12 + 32 44 आएगा। काउंट करना है ना, ये आता है सबको, बट आपको आता है ये?
तुम्हें आता है बेटा ये सागर, ये काउंट करना आता है? पूछ लेना ना आए तो, ठीक है, आता है ना? तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 44। आप क्वेश्चन में बोलो क्या निकालने को बोला है? क्वेश्चन में m निकालने को बोला है, n दिया है, मोल्स गिवन है, क्या गिवन है? और पूछा है मास, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, मास आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन घुमा भी सकता है, क्वेश्चन घुमाने वाला बंदा घुमा सकता है। प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब ये हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर चुके हैं। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फार्मूला भी हमने बनाया। नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फार्मूला देखिए, इस बार हमने देखो आपने मोल्स को 3 तरीके से पढ़ा है, मास के टर्म में, पार्टिकल्स के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में। तो अभी हम बना रहे हैं पार्टिकल वाला। तो पार्टिकल में ऊपर लिखना है आपको नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, आयन जो बोले, और नीचे लिखना है एक फिक्स नंबर 6.023 10⁻23। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं n, और इसको लिखते हैं Na, क्योंकि इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मतलब इस नंबर को ही बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। मतलब क्या है? Na का मतलब क्या है? Na का मतलब है इस नंबर के बराबर, और नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या बोल रहे हैं हम? n, यानी इस वाले को इसने लिया शॉर्टकट में और इसको इसने लिया। इससे क्या मिलेगा हमें? इससे हमें मिलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या मिलेगा हमें? नंबर ऑफ। कैसे? आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन में लिखता हूँ कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स कंटेंड, ठीक है, स्पेलिंग समझ में ना आए तो लिख दे रहा हूँ मैं ऐसे, कंटेंड इन 12 × 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। देखिए इतने सारे H2O के मॉलिक्यूल्स है। क्वेश्चन कहता है कि भैया देखो मेरे पास ना पानी के इतने सारे मॉलिक्यूल है, 12 × 10⁻23, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल है। अब बताइए उसमें कितने मोल्स होंगे? तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन के अंदर भैया देखिए मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगैड्रो नंबर, फिक्स वाला जो नंबर है। आपने मुझसे मोल्स की डिमांड की है, ठीक है, आपकी बात सही है। मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, जो आपने खुद ही दिया, इतने सारे पार्टिकल है। आप लिख दोगे ऊपर 12 × 10⁻23 और नीचे लिख दोगे 6.023 10⁻23। ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 है, ये 6 से 12 कट जाएगा, आंसर आ गया 2। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन। पहले आप देखिए अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वी हैव अगला टॉपिक भाई नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के टर्म में। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम के टर्म में, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ सीधा N4 नंबर ऑफ मोल्स। देखिए नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के टर्म में, देखिए गैस के लिए ऊपर लिखना है आपको वॉल्यूम, नीचे लिखना है आपको 22.4 लीटर। ये जो काम है STP पे है और ये गैसेस के लिए होता है, गैस के लिए। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इन 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस। देखिए CO2 गैस है आपके पास इतना लीटर, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स? तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, ऊपर मुझे वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम कितना दिया है 44.8 लीटर, और नीचे क्या लिखना है मुझे 22.4, कट जाएगा 2 आ गया। तो इतना आसान क्वेश्चन है। वैसे मेन क्वेश्चन आपका पहले फॉर्मूले पे आएगा, इन पे JEE मेंस और नीट में आता है क्वेश्चन, ठीक है, और पहले पे आता है CBSE में, जो हमने पहला पढ़ा है। प्यारे बच्चों अगर हम काम की बात करें, देखिए काम की बात क्या है, अब काम की बात है लास्ट, अभी के लिए, आज के लिए लास्ट क्या है? कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि भैया देखो बात ऐसी है कि हम जो काम कर रहे हैं, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, इसका पहला फार्मूला पढ़ा मास अपॉन MC। आपने दूसरा फार्मूला पढ़ा N के लिए N/Na, और तीसरा पढ़ा आपने V/22.4, या N नहीं लिख रहा मैं, नंबर लिख रहा हूँ 6.023 10⁻23। अब देखो ये तीनों फार्मूले जो हैं वो नंबर ऑफ मोल्स के लिए है, तो आप तीनों को आपस में इक्वेट भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको ऐसा दिया कि
कि भैया देखो, सुनो, मैंने कहा देखिए हमारे पास 36 ग्राम पानी है, 36 ग्राम H2O है ना, 36 ग्राम क्या है, H2O। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। देखिए अब हो क्या रहा है, क्वेश्चन को समझिए। अब क्वेश्चन में ये है कि आपको मास दिया, क्या दिया है, मास दिया है, और आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूल, क्या पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करोगे, देखो इस फॉर्मूले को देखो, तो क्या क्या कहा जा रहा है कि ये जो पूरा फॉर्मूला है इस पूरे फॉर्मूले के बराबर है, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, वो भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि दिया हुआ है मास और निकालने को क्या बोला है, मॉलिक्यूल, यानी n निकालने को बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मास दे के n बोला है, तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, सॉल्यूशन वाले हिस्से में जाएंगे, हम बोलेंगे देखो भैया जो m/mc होता है वो होता है n बाई दिस नंबर, और हमको निकालना है n, क्या निकालना है हमको, तो n मैं इजीली निकाल सकता हूँ। n जो हो जाएगा m/mc इंटू में 6.023 10 की पावर 23। नहीं समझे, अरे जो इधर मल्टीप्लाई में आ गया। अब अगली बार हम क्या करेंगे, अगली बार हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए जो मास है, मास वो दिया है 36 पुट कर दिया। mc क्या होता है, काउंटिंग, तो पानी के लिए काउंट करोगे, अरे पानी है ना, कितना काउंट करोगे, 18। तो इतने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, आगे आंसर, इतने सारे क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्या आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीख गए। आप इससे इसमें जा सकते हो, इससे इसमें, इसमें इससे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बताऊंगा, प्लीज़ नोट इट डाउन।